उपाध्यक्ष महोदय, जो सबसे अभी मैंने एक सवाल पूछा था और इसलिए इमेजिनरी आंकड़े नहीं है, सरकार ने उसका जवाब दिया और उसका है कि एट द एंड ऑफ 2012-13 the total debt, external debt of the government of India was $390 billion. कहां से कहां बढ़ गया? लेकिन उसमें से इनका ये कहना है कि शॉर्ट टर्म डेट was $172.3 billion. इसलिए जब जानकार लोग ये कहते हैं कि $390 बिलियन में आपका जो शॉर्ट टर्म डेट अल्पकालीन ऋण वो $172 बिलियन से ऊपर है, तो चिंता होती है। क्यों चिंता होती है? कि ये अगर डॉलर हमको वापस करना पड़े, लोन वापस करना पड़ेगा, तो और आमदनी नहीं हो रही इसलिए क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, तो जाहिर है कि जो रिजर्व्स हैं उसमें से निकाल के देना पड़ेगा। और हाल के दिनों में रिजर्व्स कम हुए हैं, ये सब कोई जानता है और दुनिया भर का एक्सपीरियंस है, चाहे वो मेक्सिको हो, चाहे वो ब्राजील हो, चाहे वो अर्जेंटीना हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे भारत हो, कोई भी मुल्क हो। उपाध्यक्ष महोदय, जब कुछ फॉरेन एक्सचेंज में गिरावट आती है ना, तो बहुत तेजी से गिरावट आती है। तो ये जब $172 बिलियन का हमको रिटर्न करना है 31 मार्च 2014 तक, तो इससे चिंता हो रही है। और देश में पहली बार अगर हम $280 बिलियन या $275 बिलियन के रिजर्व पर बैठे हैं, तभी हम किस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हम सॉवरेन बॉन्ड इश्यू करेंगे, हम क्या IMF में जाएंगे, हम क्या कोई सेमी सॉवरेन बॉन्ड इश्यू करेंगे। ये चर्चा आज मीडिया में आमतौर पर आ रही है। और मैं आपको बताऊं कि 1991 में हमारा रिजर्व था अबाउट $5 बिलियन और जो हमारा शॉर्ट टर्म डेट था वो बढ़ा के हम 5 बिलियन या $7 बिलियन पर ले गए थे। एंड 1991 में जो क्राइसिस हुआ था, वो क्राइसिस हुआ था शॉर्ट टर्म डेट के चलते, क्योंकि लॉन्ग टर्म डेट मैनेज करना मुश्किल शायद उतना नहीं है जितना शॉर्ट टर्म डेट को मैनेज करना। अब सरकार ने कहा है कि नहीं, आइदर दे विल बी रोल्ड ओवर और दे विल बी रिन्यूड। $172 बिलियन का डेट जो है वो हम रीनेगोशिएट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, आज पेमेंट नहीं करेंगे। लेकिन जानकार लोगों का कहना है कि अगर इस साल के अंत तक यानी 31 मार्च 2014 तक हमारे करंट अकाउंट में अगर कम से कम 25 बिलियन हम नहीं ले आए, तो हमारे सामने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस होगा। ये कह रहे हैं लोग। और आज उपाध्यक्ष महोदय, जो रुपए की कीमत में गिरावट आ रही है वो इसी परसेप्शन का नतीजा है। वो जानते हैं कि वित्त मंत्री जी बहादुरी के जितने भी बयान दें, नीचे खोखला है, नीचे सब कुछ खोखला है। फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, ये सब इन्फ्लेशन, ये सब सारी दुनिया देख रही है, हमसे ज्यादा देख रही है। और इन सब का जो आक्रमण है, सम्मिलित आक्रमण, वह है हमारी करेंसी के ऊपर, रुपए के ऊपर। और रुपया बाजार में ट्रेड होता है रोज, और रिजर्व बैंक के लाख प्रयास के बाद भी रुपए की कीमत में गिरावट आई। अब मैं, वित्त मंत्री जी शायद कहेंगे और मैं सहमत उनसे हूंगा कि सरकार का और रिजर्व बैंक का काम नहीं है कि हम रुपए की कीमत तय करें, वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का जमाना चला गया। तो रुपया बाजार में है, उसकी कीमत बाजार वाले तय करते हैं और हम कीमत नहीं तय करेंगे। लेकिन सरकार और रिजर्व बैंक के ऊपर एक जिम्मेदारी है, जो वित्त मंत्री जी ने भी कहा है, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, और वो है कि ये जो
भयानक उतार चढ़ाव हो रहा है रुपए में, उसको हम नियंत्रित करें। वॉलेटिलिटी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, उस वॉलेटिलिटी को हम कंट्रोल करें। वॉलेटिलिटी कहाँ कंट्रोल हो रहा है? अगर रुपया 1.5 रुपया से एक दिन में गिरता है, 1 रुपये से एक दिन में गिरता है, तो वॉलेटिलिटी, मार्केट डिस्टर्ब्ड है। और इतना उतार चढ़ाव जो हो रहा है ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं। इसलिए इस तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि जो कभी कभी ऐसा होता है ना, उपाध्यक्ष महोदय आपके अनुभव में भी आया होगा कि हम डॉक्टर के पास गए, हमने कहा कि मेरे को पेट खराब की दवा चाहिए। उसने पेट खराब की दवा ऐसी दी जिससे कि मेरा किडनी खराब हो गया। तो हम उसके पीछे भाग रहे हैं कि भाई अब किडनी ठीक करने की दवा दो। अच्छा डॉक्टर जो है वो ये कहता है, नॉर्मली हर एंटीबायोटिक को देने के पहले कहता है इसका साइड इफेक्ट होगा, और साइड इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए आप ये ले लीजिए दवा। मेरा मानना है कि 2008 में इस सरकार ने, और यही वित्त मंत्री महोदय थे, इन्होंने कहा देश को कि अमेरिका में बहुत बड़ी क्राइसिस है, अमेरिका के बैंक फेल हो रहे हैं, इसलिए हमको अपने देश में उस परिस्थिति से निपटने के लिए उपाय करना। क्या उपाय आपने किया? आपने ये उपाय किया कि अगर 2007-8 में फिस्कल डेफिसिट ऑफ द वॉज 2.5% ऑफ द जीडीपी और रेवेन्यू डेफिसिट वॉज 1.1% ऑफ द जीडीपी 2007-8, 2008-9 में इन द नेम ऑफ फाइटिंग द ग्लोबल क्राइसिस आपने फिस्कल डेफिसिट को रेज करके 6% कर दिया, एंड जो रेवेन्यू डेफिसिट था दैट वेंट अप फ्रॉम 1.1% टू 4.5%। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। और जो ये मंत्रालय का नोट कह रहा है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण यहां पर बिंदु रखना चाहता हूं। ठीक है, 2008 में क्राइसिस था, तो आप क्या करते? आपने यहां पर घोषणा की, आपके मंत्री ने, कि हम 20 किलोमीटर नेशनल हाईवे रोज बनाएंगे। आप कहते हम 20 किलोमीटर नहीं, हम 30 किलोमीटर रोज बनाएंगे। ये दूसरी बात है कि 5 किलोमीटर से ऊपर नहीं बढ़ेगा। लेकिन आप ये कह सकते थे कि हमारा जो एक्सपेंडिचर, जो फिस्कल एक्सपेंशन हम कर रहे हैं, उसको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के रूप में करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, हम प्रोडक्टिव स्कीम्स लेंगे, रूरल रोड्स बनाएंगे, एयरपोर्ट्स बनाएंगे, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के साधन है उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो शायद ये दिक्कत नहीं पैदा होती। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने फिजूल खर्ची की, इन्होंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ाया, इस बात को जानते हुए कि उसका असर पड़ेगा इन्फ्लेशन पे। और एक नाकाबिल डॉक्टर की तरह इस परिणाम को जानते हुए भी इन्होंने मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कोई कदम नहीं। और तब से लेकर 2008-9 से लेकर आज तक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 10% या उसके ऊपर हर साल रहा, महीने दर महीने उसके आंकड़े आते हैं। और ये स्थिति है, कितना बड़ा अन्याय है देश की जनता के साथ। ये महंगाई जो हम 4 साल से लगातार झेल रहे हैं। और जब इन्होंने कहा कि 2008-9 में हम फिस्कल एक्सपेंशन करेंगे, उस समय भी हमारे जैसे लोगों ने कहा मत करो, गलत है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मत करो। इन्होंने नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि 2009 का चुनाव इनके सर पर नाच रहा था, और चुनाव जीतना इनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा था, देश का भविष्य इनके लिए मुद्दा नहीं था। और इसलिए इन्होंने वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ाया। और आज जो क्राइसिस है, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जो आज की क्राइसिस है उसका सीड बोया गया था, उसका बीज बोया गया था 2008-9 में, जब इन्होंने हर तरह के डेफिसिट को बढ़ा दिया। उसी का नतीजा है। और
अब क्या ये हो रहा है कि बार बार ये कह रहे हैं कि रिजर्व बैंक गलत पॉलिसी पर चल रहा है। रिजर्व बैंक क्या करेगा? रिजर्व बैंक ने कहा, जैसे हम लोग कह रहे हैं कि इस देश का आज के दिन अर्थव्यवस्था में या अर्थव्यवस्था के प्रबंधन में उपाध्यक्ष महोदय जो केंद्रीय बिंदु है वह है मुद्रास्फीति, बढ़ती महंगाई। वो है आज का सेंट्रल पॉइंट। और चूंकि सरकार ने एब्डिकेट कर दिया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई फिस्कल मेजर नहीं उठाया, इसलिए रिजर्व बैंक को मजबूर होकर मॉनेटरी स्टांस, जैसे उन्हीं का नोट बोलता है, वो मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज करना पड़ा। रिजर्व बैंक क्या करेगा? दो ही इंस्ट्रूमेंट है रिजर्व बैंक के पास। वो बढ़ाएगा ब्याज दर, जो उसने 13 बार बढ़ाया, 13 बार, और वो करेगा लिक्विडिटी स्क्वीज, जो मुद्रा है बाजार में उसको वापस खींचेगा, तो वो CRR बढ़ाएगा। तो इस तरह करके और भी कैसे ऑफ मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू वो मुद्रा को वापस लेगा। तो लिक्विडिटी स्क्वीज, बढ़ता इंटरेस्ट रेट, दोनों का नतीजा क्या हुआ कि मनी बिकेम नॉट ओनली एक्सपेंसिव बट ऑल्सो अनअफोर्डेबल। और जब मनी अनअफोर्डेबल हो गया, जब देखा इन्वेस्टर्स ने जब हमको कोई मुनाफा नहीं होने वाला है, तो उन्होंने इन्वेस्ट करना छोड़ दिया। इसी सदन में जब आज के राष्ट्रपति जी वित्त मंत्री थे, मैंने कोट किए थे फिगर, जिसमें मैंने कहा कि देश का जो पूंजी निवेशक है आज वो विदेशों में पैसा लेके जा रहा है। और उन्होंने कहा नहीं नहीं, उनको हम वापस बुलाएंगे। कोई वापस नहीं आया। आज वो इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं कि बाहर ले जाके पूंजी निवेश करने के ऊपर, जैसे फ्लैट टीवी स्क्रीन्स के ऊपर इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, उसी तरह इन्होंने बाहर निवेश के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। और बड़ी शिकायत हो रही है, भर्त्सना हो रही है गवर्नमेंट की कि 1991 या प्री 1991 कंट्रोल्स की तरफ हम चले गए। ये समस्या आज के दिन है उपाध्यक्ष महोदय। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोग पूछते हैं, खास करके मीडिया के लोग मेरे जैसे आदमी से पूछते हैं, अगर आप वित्त मंत्री होते तो क्या करते? कोई क्विक फिक्स नहीं है, ना उनके पास है ना मेरे पास है। क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय, आज का जो संकट है वो किस चीज का संकट है? आज का संकट है अकर्मण्यता का संकट, पैरालिसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग का संकट है आज। दूसरा है विश्वास का संकट। ये संकट है, तो ये संकट ऐसे ही दूर हो जाएंगे। विश्वास को, अर्थव्यवस्था में विश्वास को लौटाने में कितनी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है, इसका मुझे कुछ व्यक्तिगत ज्ञान है। क्योंकि 1998 में जब चिदम्बरम साहब उस मंत्रालय को छोड़कर गए थे और मैं इनकी जगह पर आया था, और देश की का आर्थिक विकास दर घट के 4.8% रह गया था 97-98, और ईस्ट एशियन क्राइसिस पूरे जोर शोर पर, चरम पर था। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो रहे थे, रुपए की कीमत में गिरावट आ रही थी, और फिर भी हम लोगों ने हिम्मत करके जब परमाणु परीक्षण किया तो उसका नतीजा हुआ कि दुनिया के सबसे ताकतवर देशों ने हमारे ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। विश्वास का संकट पैदा हुआ, उस समय विश्वास का संकट पैदा हुआ, और एक कदम हमने उठाया बातचीत करने के बाद। अब वो था कि अगस्त 1998 में हमने रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड्स इशू किए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड्स, और हमने कहा विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी रहेगा 2 हफ्ते। 1 हफ्ते में 8 दिन के भीतर हमने उम्मीद की थी कि शायद हमको $2 बिलियन मिल जाएगा, हमको मिल गया 1 हफ्ते के भीतर $4.25 बिलियन। सारे जितने लोग थे भारतीय मूल के बाहर, देश के ऊपर उनको नाज था, उनको गर्व था, और इसलिए उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया इन बॉन्ड्स में। और 4.25 बिलियन जब हमको डॉलर्स मिल गए तो मैंने उसको बंद कर दिया, समय के पहले बंद कर दिया कि अब हमको जरूरत नहीं है। उस एक कदम ने जो विश्वास का संकट था उसको समाप्त कर दिया।
क्योंकि हम IMF पास नहीं गए, जा भी नहीं सकते। हमारे लिए वो दरवाजा बंद था, शायद इनके लिए दरवाजा खुला हुआ, क्योंकि जैसा गुरदास जी कह रहे थे कि इकॉनमी जो है वो सबसर्विएंट हो गई है। लेकिन मैं दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आज वित्त मंत्री जी बहुत घमंड के साथ, इस गर्व के साथ इस बात को कहते हैं कि लास्ट ईयर 12-13 में हमने जो फिस्कल डेफिसिट था वो कहा था कि हम 5.1 जो बजटेड था 5.1 पर रोक के रखेंगे, हमने उसको 4.9 पर लाके रोक दिया। बहुत खुशी की बात है, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि वाह क्या कमाल का वित्त मंत्री है, देखो कर दिया अपने वादे को पूरा। कैसे किया? 1 लाख करोड़ रुपया, 1 लाख करोड़ रुपया इन्होंने प्लान फंड्स को कम कर दिया। प्लान एलोकेशन में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कटौती हो गई, डिफेंस में कटौती हो गई। इसमें किसी दिमाग की जरूरत नहीं थी, नो एप्लीकेशन हो, बस कलम उठाओ, यहां काट दो वहां काट दो, कोई भी कर लेगा। वो वित्त मंत्रालय का जो प्यून है जो आपके दफ्तर में काम करता है उसका आप बोलते तो वो भी यही कर देगा। मतलब हाँ, ये वित्त मंत्री जैसा शत्रुघ्न जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनने वाले हैं शायद। तो प्लीज, मैं उपाध्यक्ष महोदय ये कह रहा हूं कि अगर 2008 में फिस्कल एक्सपेंशन सरकारी घाटे को 2.5% से बढ़ा के 6% कर दो, वो नीति सही थी, तो आज फिस्कल कॉन्ट्रैक्शन की नीति कैसे सही हो गई? दोनों सही नहीं हो सकती है ना। आज भी ये कह रहे हैं कि ग्लोबल क्राइसिस है, और मैं आता हूं 1 मिनट में उस पर। ग्लोबल क्राइसिस, तो ग्लोबल क्राइसिस आज भी हम फेस कर रहे हैं, तो आज क्या कर रहे हैं? खर्चा घटाओ। उस समय क्या था? बढ़ाओ, खर्चा बढ़ाओ। दोनों सही नहीं हो सकता है। गुरदास जी ने कहा, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, सही बात कही कि जब अमेरिका में गिरावट आती है तो हम कहते हैं भाई हम तो क्या करें, अमेरिका देश का सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उसमें गिरावट आ गई तो हम तो सफर करेंगे ही। लेकिन आज अमेरिका में सुधार हो रहा है और हम रो रहे हैं कि अब उस सुधार का असर हमारे ऊपर पड़ा। अमेरिका में वहां का जो फेडरल रिजर्व है, जो सेंट्रल बैंक वहां का रिजर्व है, उसने एक पॉलिसी बनाई क्वांटिटेटिव ईजिंग की। उसका नाम उन्होंने दिया क्वांटिटेटिव ईजिंग। और बाजार में जो बॉन्ड्स थे उसको हर महीने लगभग 85-88 बिलियन डॉलर्स के बॉन्ड्स वो हर महीने खरीदते हैं। अब चूंकि उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है तो उन्होंने टर्म यूज किया है टेपरिंग ऑफ द क्वांटिटेटिव ईजिंग। क्वांटिटेटिव ईजिंग को हम टेपर करेंगे और धीरे धीरे ये जो हम 88 बिलियन डॉलर्स के बॉन्ड्स खरीदते हैं इसको हम कम करेंगे। अब उन्होंने अगले महीने, मान लीजिए कि सितंबर में उनका फैसला करना है, उन्होंने कहा हम 20 बिलियन डॉलर कम खरीदेंगे। उन्होंने कहा हम 30 बिलियन डॉलर हर महीने कम खरीदेंगे। उसका असर हमारे ऊपर पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? इसलिए पड़ रहा है कि जब ये करंट अकाउंट डेफिसिट 5% तक खींचा इन्होंने, तो उसको इन्होंने कैसे उस डेफिसिट की भरपाई की? देश के भीतर जो डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट, उसकी भरपाई कैसे करते हैं? 5.5 लाख करोड़ रुपया ये सरकार बजट के अनुसार इस साल लोन लेगी। 5.5 लाख करोड़ रुपया। दिमाग चकरा जाता है। उसी प्रकार ये जो इन्होंने 5% फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, उसकी भरपाई कैसे की? उसकी भरपाई की हॉट मनी को इनकरेज करके कि देश के भीतर अमेरिका और दूसरे देशों से वो तरलता का जो मुद्रा है, जिसको एक तरह से आप कहिए कि आता है और जाता है, वो पैसा आ गया हमारे मार्केट्स में। और आज कौन सा पैसा जा रहा है बाहर? वही पैसा जा रहा है क्योंकि उनको लगता है कि वहां पर आज भी रिटर्न्स कम हैं लेकिन ज्यादा सिक्योर, इसलिए वहां पर पैसा वापस जाएगा। पैसा वापस जाएगा तो उसका असर पड़ेगा, क्योंकि
वो स्टॉक मार्केट में बेचेंगे रुपए में, और उस रुपए को लेके जाएंगे एक्सचेंज मार्केट, और वहां कहेंगे इस रुपए के बदले हमको डॉलर दो, और वो जब डॉलर का डिमांड बढ़ेगा तो जाहिर है कि डॉलर की कीमत बढ़ेगी। यही साइकिल ऑपरेट कर रहा है, यही साइकिल आज के दिन ऑपरेट कर रहा है। और हम क्या कह रहे हैं उसका, उस सिचुएशन को मीट करने के लिए कि फ्लैट टीवी स्क्रीन जो आप बाहर जाते हो वापस लाते हो अपने साथ, तो पर्सनल बैगेज में फ्लैट टीवी स्क्रीन नहीं करेंगे। और करंट अकाउंट डेफिसिट $90 बिलियन का, सर हिला रहे हैं चिदम्बरम साहब, $90 बिलियन का जो आज करंट अकाउंट डेफिसिट है उपाध्यक्ष महोदय, ये कहते हैं सोना बहुत आयात हो रहा है, सोना के चलते ही देश की सारी समस्या, सोना के चलते देश की सारी समस्या है। इन्होंने कदम उठाए, 6% इंपोर्ट ड्यूटी को 8% किया, 8% को 10% किया, लेकिन दिल्ली के सराफा बाजार के लोग आए थे। आज आप जानते हैं ज्वेलरी ट्रेड इस देश में कोलैप्स कर गया है, क्योंकि इन्होंने ना केवल 10% कर दिया उसको इंपोर्ट ड्यूटी को, बल्कि इन्होंने उसके ऊपर 20% एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन लगा दिया है कि तुम अगर 100 रुपए का इंपोर्ट करते हो सोना, तो 20 रुपए का तुमको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वो उसको भी स्वीकार करने को तैयार है, लेकिन ये कह रहे हैं कि 80% जो सोना है उसका तब तक तुमको उपयोग नहीं करने देंगे जब तक कि तुमने एक्सपोर्ट करके 20% और उसका जो रिसीट है उसको वापस नहीं लाके सर्टिफिकेट दिखा दिया। बैंकों से जो सोना उनको मिलता था ज्वेलर्स को, वो मिलना बंद हो गया, और आज पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि करोड़ों लोग सोने के इस व्यापार में हैं, ज्वेलरी के स्ट्रीट में हैं। करोड़ों लोग संक्षेप में, ठीक, करोड़ों लोग आज बेरोजगार हो गए, लेकिन क्या सोना उसका सचमुच में कल्प्रिट है उपाध्यक्ष महोदय? कोयला जो है, आज हम $18 बिलियन का कोयला इंपोर्ट करते हैं। हम निशिकांत जी जिस राज्य से आते हैं, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कोयले के भंडार पर बैठे, अकूत भंडार हमारे पास है कोयले का, और आज ये देश कोयला $18 बिलियन का कोयला इंपोर्ट कर रहा है। क्यों नहीं रोकते हैं? क्यों नहीं कहते हैं कोल इंडिया को कि तुम प्रोडक्शन बढ़ाओ? क्यों देश में आज कोयला का संकट हो गया कि हमको इंपोर्ट करना पड़ रहा है, और हर साल ये इंपोर्ट रात दिन मेरी चौगुनी रफ्तार से बढ़े जा रहा है। ये एक अनहोनी बात हुई हमारे देश में कि कोल इंडिया सरकारी कंपनी है, इन्होंने, भारत सरकार ने अपनी कंपनी को 2 बार प्रेसिडेंशियल डायरेक्टिव इशू कराया, 2 बार, एक बार नहीं, 2 बार कहा कि तुम पावर प्लांट्स के साथ फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट करोगे, और कोल इंडिया के पास इतना कोयला है नहीं कि वो फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट करे और उसको मेंटेन करे, तो वो नहीं कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं करो। ये बात क्यों नहीं सरकार के ध्यान में आती कि 90 बिलियन में अगर $18-20 बिलियन खाली कोयला का है, और अखबारों ने कहा कि उसके अलावा और भी अनाप शनाप इंपोर्ट करो, उसको रोको। अकेले सोना को दोषी मान के और उस ट्रेड को नेस्तनाबूद कर देना, ये कहां की पॉलिसी है? लेकिन ये सरकार जिस रास्ते चल रही है वो बहुत ही खतरनाक रास्ता है। 1 लाख करोड़ रुपया आज फंसा हुआ है रोड प्रोजेक्ट्स, 1 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स फंसे हुए। ये सरकार प्रोजेक्ट्स नहीं क्लियर कर रही। जिस मंत्री की बात मैं कर रहा था, जिन्होंने हमारे बारे में बयान दिया है कि मैं अकेले सरकार से सहयोग का विरोध कर रहा हूं, जो बिल्कुल गलत है। वो मंत्री इसके पहले एक और मंत्रालय में, वहां पर उन्होंने अपने कारनामों से कम 2.5% जीडीपी का ग्रोथ कम करवा दिया। लैंड एक्विजिशन हम लोगों के टाइम में नहीं होता था, पर्यावरण का क्लियरेंस हम लोगों के टाइम में नहीं होता था। क्या कानून बदल गया? नहीं, वही कानून है, हम लोग करते थे। लेकिन रेलवे प्रोजेक्ट हो, रोड प्रोजेक्ट हो, आप जानते हैं उपाध्यक्ष महोदय इन्होंने क्या बनाया कि रोड प्रोजेक्ट के लिए हाईवे अथॉरिटी को
हर ग्राम सभा की मंजूरी लेनी पड़ेगी। अब वो बताइए, रोड 500 किलोमीटर की सड़क जा रही है, 600 किलोमीटर की सड़क जा रही है, वो हर ग्राम सभा की मंजूरी लेगा तब लैंड एक्विजिशन होगा। अब इनको अकल आई तो उन्होंने कहा कि लीनियर प्रोजेक्ट जो हैं, लाइक रेलवेज, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, हाईवेज, और ये जो वायर खींचते हैं हाई टेंशन, उस पर आवश्यकता नहीं पड़ी। अब अकलाई जब डैमेज हो गया था, और इस विश्वास के संकट के पीछे मैं आपसे कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय कि अज्ञानता का सुख, द ब्लिस ऑफ इग्नोरेंस इज परहैप्स द बेस्ट ब्लिस इन द वर्ल्ड। हम जानते ही नहीं हैं तो हम खुश हैं। अज्ञानता का सुख है हमारे पास। सबसे बड़ा जो बोझ होता है किसी आदमी पर, वो क्या होता है? ज्ञान का बोझ। इसीलिए वो दबाता है, कहता है तुम झुक के चलो, ज्ञान का बोझ उसके ऊपर। और सबसे बड़ा पाप क्या होता है? जानबूझकर अनजान बनना। ये सबसे बड़ा पाप। और मैं सरकार के ऊपर आज कहना चाहता हूं, सरकार के बारे में, कि सरकार सब कुछ जानती है। ऐसा नहीं है कि चिदम्बरम साहब नहीं जानते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री साहब नहीं जानते। इसलिए मैंने अपने बात की शुरुआत ही की उनके कोट से। वो सब जानते हैं इसका नतीजा क्या होगा, और उसके बाद भी वही कदम उठा रहे हैं जो इस देश को रसातल की ओर ले जाते हैं। FRBM तो छोड़ ही दीजिए। FRBM तो किस नॉर्थ ब्लॉक के किस विंडो से इन्होंने FRBM को बाहर फेंका, वो जाकर पता करना पड़ेगा। हम लोगों को कुछ रिसर्च करना पड़ेगा। इस खिड़की से फेंका, उस खिड़की से। उपाध्यक्ष महोदय, इसी सदन में एक बार बोलते हुए मैंने कहा था कि इस सरकार के जाने का समय आ गया। मैंने कहा था गो, फॉर गॉड से गो। आज कुछ समय के बाद मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो विश्वास का संकट हमारे देश में पैदा हुआ, उसका मुख्य कारण है सरकार की अकर्मण्यता। मुख्य कारण है सरकार का अर्थव्यवस्था के ऊपर नियंत्रण खो देना। और जब सरकार अकर्मण्य हो जाती है, सरकार नियंत्रण खो देती है, तो उस सरकार का जाना ही बेहतर होता है। और इसलिए मैं इनसे फिर आग्रह करना चाहता हूं, आज ये मत पूछिए हमसे कि क्या सोल्यूशन है। आप वित्त मंत्री यहां बता दीजिए क्या सोल्यूशन है, और मैं 2-3 तरीके बता दूं कि ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। इन्होंने अर्थव्यवस्था के साथ जो खिलवाड़ किया है, और जिस खिलवाड़ की शुरुआत इन्होंने आज से लगभग 5 साल पहले शुरू की, और जिसका खामियाजा आज पूरा देश भुगत रहा है, उसके लिए एक ही उपाय है। उस परिस्थिति से मुक्ति पाने का एक ही उपाय है कि यह सरकार जाए, इसको विदा करो। We don't want this government anymore. Let's go to the people. चलो जनता के पास, चलो चलो जनता के पास हिम्मत है तो चलो जनता के पास चलो। मैं चुनौती देके कह रहा हूं आज इस सदन में कि जनता के पास चलो। जनता ही फैसला करेगी, हम सही हैं, आप सही हैं, ये जनता के ऊपर छोड़ो। लेकिन ये क्यों नहीं छोड़ेंगे, ये क्यों नहीं छोड़ेंगे? अंतिम बिंदु इसलिए नहीं छोड़ेंगे कि सरकार में रहते हुए हजारों करोड़ की कमाई रोज हो रही। इतनी भ्रष्ट सरकार, इतनी भ्रष्ट सरकार, इतनी गई गुजरी सरकार, इतनी निकम्मी सरकार आज तक इस देश के इतिहास में नहीं बनी है। और इसलिए इनसे मैं कहता हूं, जाओ इस देश को मुक्त करो अपने कुशासन से और जनता को मौका दो, वो फैसला करे। बहुत बहुत धन्यवाद।